क्या हो अगर जिस बच्चे को दुनिया ने राक्षस समझा वही बच्चा दुश्मनों की छाया में बड़ा हो? क्या हो अगर नारुतो कोनोहा में नहीं बल्कि अकात्सुकी के साथ पला हो? ये कहानी है न नायक बनने की न खलनायक बनने की, बल्कि उस इंसान की जो दर्द, सच्चाई और सवालों के बीच बड़ा हुआ। आप सुन रहे हैं यह अनोखी व्हाट इफ कहानी सिर्फ नारुतो हिंदी वर्स पर, जहां हर कहानी शोर नहीं बल्कि सोच छोड़ जाती है। कहानी उस रात से शुरू होती है जब क्यूबी के हमले के बाद कोनोहा तबाही में डूबा होता है। मिनातो और कुशना की मौत के बाद तीसरा होकागे एक ऐसे फैसले के सामने खड़ा होता है जिसे इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। उसी रात अकात्सुकी की एक परछाई कोनोहा की सीमा तक पहुंच जाती है। ज़ेत्सु सब कुछ देख रहा होता है और उसे एहसास हो जाता है कि यह बच्चा सिर्फ जिंचुरिकी नहीं बल्कि भविष्य का संतुलन है। कुछ हालात ऐसे बनते हैं कि नारुतो कोनोहा में नहीं बल्कि रास्ते में ही गायब हो जाता है। आधिकारिक तौर पर उसे मरा हुआ मान लिया जाता है, लेकिन सच ये होता है कि अकात्सुकी उसे उठा ले जाती है। नागातो का फैसला होता है कि इस बच्चे को हथियार नहीं बल्कि विचार बनाया जाएगा। बचपन में नारुतो को नफरत नहीं सिखाई जाती बल्कि सच्चाई दिखाई जाती है। उसे बताया जाता है कि दुनिया कैसे ताकतवरों की वजह से टूटती है। कोनन उसे डिसिप्लिन सिखाती है। इताची उसे ऑब्जर्वेशन और सेल्फ कंट्रोल सिखाता है। किसामे उसे सर्वाइवल और ब्रूटैलिटी की हद दिखाता है, लेकिन बिना बेवजह क्रूएल्टी के नारुतो शोर मचाने वाला बच्चा नहीं बनता। वह शांत रहता है, सुनता है और सवाल पूछता है। वह पूछता है कि अगर गांव शांति चाहते हैं तो युद्ध क्यों पैदा करते हैं। और अकात्सुकी पहली बार एक बच्चे से असहज हो जाती है। क्यूबी उसके भीतर है लेकिन वह उससे लड़ता नहीं। नागातो उसे पेन का मतलब समझाता है और नारुतो धीरे धीरे ये समझने लगता है कि दर्द केवल हथियार नहीं बल्कि संदेश भी हो सकता है। वह जुत्सु सीखता है लेकिन फ्लैशी नहीं बनता। उसकी लड़ाई स्टाइल क्लीन और कोल्ड होती है। अकात्सुकी के मिशन में वह मारता नहीं जब तक जरूरी न हो। वह टारगेट्स को ऑब्जर्व करता है, विलेजेस की पॉलिटिक्स समझता है। उसे सिखाया जाता है कि दुनिया को बदलने के लिए पहले उसे समझना पड़ता है। उधर कोनोहा में लोग नारुतो को भूल चुके होते हैं। सासुके अपने रास्ते पर चला जाता है। जिराया कभी कभी सोचता है कि वह बच्चा अगर जिंदा होता तो क्या होता, लेकिन सच ये होता है कि वही बच्चा अकात्सुकी की छाया में बड़ा हो रहा होता है। एक ऐसा नारुतो जो न नायक है न विलेन बल्कि एक चलता फिरता सवाल है। और कहानी यहीं से उस अंधेरे रास्ते पर बढ़ती है जहां नारुतो को तय करना होगा कि अकात्सुकी ने उसे हथियार बनाया है या उसने अकात्सुकी को एक सोच बना दिया है। अकात्सुकी की छाया में साल बीतते जाते हैं और नारुतो का बचपन किसी गांव, किसी त्योहार या किसी दोस्ती से नहीं बल्कि लगातार बदलते ठिकानों, खामोश ट्रेनिंग और सवालों से भरी रातों से बनता है। उसे कभी यह नहीं कहा जाता कि वह राक्षस है और नहीं यह कि वह मसीहा बनेगा। नागातो बस इतना कहता है कि दर्द को समझे बिना शांति एक झूठ है। कोनन उसे अनुशासन और उद्देश्य सिखाती है, कैसे हर कदम का मतलब होना चाहिए, कैसे भावनाओं को बहने नहीं देना बल्कि दिशा देनी चाहिए। इताची उसे देखने की कला सिखाता है, दुश्मन की आंखों में छुपे डर को पढ़ना, अपने भीतर उठती नफरत को पहचानना और उसे समय से पहले बुझा देना। किसामे उसे ये दिखाता है कि ताकत क्या कर सकती है, लेकिन ये भी कि बेकाबू ताकत खुद को कैसे खा जाती है। नारुतो इन सबके बीच बड़ा होता है लेकिन किसी एक की नकल नहीं करता। वो सवाल करता है, वो पूछता है कि अगर गांव अपने बच्चों को हथियार बनाते हैं तो अकात्सुकी उनसे अलग कैसे है। और यह सवाल अकात्सुकी को चुप करा देता है। ट्रेनिंग में वह क्यूबी की चक्र को खोलने की जल्दी नहीं करता। वह पहले अपने शरीर और दिमाग को इतना मजबूत बनाता है कि जब वह चक्र बाहर आए तो उसे तोड़े नहीं। उसकी फाइटिंग स्टाइल अलग बनती है, तेज नहीं बल्कि सटीक, शोर नहीं बल्कि खामोश। वो जुत्सु सीखता है लेकिन उनका इस्तेमाल तभी करता है जब उससे उद्देश्य पूरा हो। मिशनों पर वह टारगेट्स को मारने से पहले गांव की हालत देखता है, बच्चों की आंखों में डर, नेताओं के चेहरों पर लालच, और यही चीज उसे और भी ठंडा बना देती है। वह समझ जाता है कि अकात्सुकी सिर्फ संगठन नहीं बल्कि प्रतिक्रिया है, दुनिया की गलतियों की प्रतिक्रिया। और उधर कोनोहा में सालों बाद जिराया को एक रिपोर्ट मिलती है कि कहीं दूर एक नकाबपोश लड़का है जिसकी लड़ाई शैली अजीब तरह से परिचित लगती है, जो क्यूबी का जिंचुरिकी नहीं दिखता लेकिन जिसकी मौजूदगी से अनुभवी निंजा भी बेचैन हो जाते हैं। जिराया का दिल डूबता है लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं होता। उसी समय अकात्सुकी के भीतर भी हलचल बढ़ती है क्योंकि नारुतो अब आदेश नहीं पूछता, वह उद्देश्य पूछता है। और जब एक मिशन में वह निर्दोषों को मारने से मना कर देता है तो संगठन पहली बार समझता है कि उन्होंने एक आज्ञाकारी हथियार नहीं बल्कि सोचने वाला इंसान पाला है। नागातो इसे कमजोरी नहीं मानता बल्कि विकास मानता है। वह नारुतो से कहता है कि शायद वही वह जवाब है जिसे अकात्सुकी ढूंढ रही थी। लेकिन ज़ेत्सु दूर खड़ा ये सब देखता है और मुस्कुराता है क्योंकि उसे पता है कि जैसे जैसे ये लड़का बड़ा होगा दुनिया की सारी ताकतें उसकी ओर खींचती चली जाएंगी। और कहानी यहीं से उस मोड़ पर पहुंचती है जहां नारुतो अकात्सुकी का हिस्सा नहीं बल्कि उसका आईना बनने लगता है। एक ऐसा आईना जो संगठन को खुद से सवाल पूछने पर मजबूर कर देता है। जैसे जैसे नारुतो जवान होता जाता है वैसे वैसे अकात्सुकी के भीतर उसकी मौजूदगी एक साए से बदलकर एक धुरी बन जाती है।
वो अब सिर्फ ट्रेनिंग लेने वाला बच्चा नहीं बल्कि मिशनों की प्लानिंग में शामिल होने लगता है। उसकी सबसे बड़ी ताकत ये होती है कि वह हर ऑपरेशन को केवल ताकत के नज़रिए से नहीं बल्कि परिणाम के नज़रिए से देखता है। वह पूछता है कि किसी जिनचुरिकी को पकड़ने से पहले उसके गांव में क्या बदलेगा, किस नेता को फायदा होगा और किस आम इंसान की जिंदगी और भी मुश्किल हो जाएगी। नागातो इन सवालों को अनदेखा नहीं करता बल्कि उन्हें अकात्सुकी की आइडियोलॉजी का हिस्सा बना देता है। कोनन देखती है कि नारुतो में गुस्सा नहीं बल्कि क्लैरिटी है। इताची उसके साथ बैठकर घंटों बिना बोले शतरंज खेलता है और समझ जाता है कि यह लड़का 3 चाल आगे नहीं बल्कि पूरे खेल का अंत देखता है। किसा में नारुतो की लड़ाई को देखकर हंसता है क्योंकि उसमें डरावनी ब्रूटैलिटी नहीं बल्कि एक ठंडी निश्चयात्मकता होती है। नारुतो अब क्यूबी की चक्र को सीमित रूप में इस्तेमाल करना सीख चुका होता है। वह उसे बर्स्ट की तरह नहीं बल्कि स्टेडी करंट की तरह बहाता है ताकि कोई भी उसकी पूरी क्षमता का अंदाजा न लगा सके। एक मिशन के दौरान जब उसे एक छोटे से गांव को खत्म करने का आदेश मिलता है क्योंकि वहां का कागे अकात्सुकी के खिलाफ साजिश कर रहा होता है, नारुतो पहली बार खुलकर विरोध करता है। वह गांव के लोगों को देखता है जो युद्ध नहीं बल्कि बस जीना चाहते हैं, और वह नागातो के सामने साफ कहता है कि अगर शांति निर्दोषों की लाशों पर खड़ी होगी तो वह शांति नहीं बल्कि डर होगी। ये बात अकात्सुकी के कई सदस्यों को असहज कर देती है, लेकिन नागातो चुप रहता है क्योंकि उसे एहसास होता है कि शायद यही वह एवोल्यूशन है जिसकी जरूरत थी। उधर कोनोहा में सासुके अकात्सुकी की राह पकड़ चुका होता है और उसकी खोज उसे बार बार उसी रहस्यमयी लड़ाके तक ले जाती है जो चेहरे पर नकाब लगाए रहता है लेकिन जिसकी चालें अजीब तरह से परिचित लगती हैं। पहली बार दोनों आमने सामने आते हैं और बिना नाम जाने एक दूसरे को पहचान लेते हैं। नारुतो सासुके को मारने की कोशिश नहीं करता, वह बस उसे ऑब्जर्व करता है। उसकी आंखों में वही अकेलापन देखता है जो कभी खुद में देखा था, और वह एक वाक्य कहता है कि बदला तुम्हें आगे नहीं ले जाएगा, सिर्फ और गहरा करेगा। सासुके गुस्से में हमला करता है लेकिन उस लड़ाई में वह जीतता नहीं क्योंकि नारुतो लड़ता नहीं, वह सिर्फ हर वार से बचता है और सासुके की हर चाल को पढ़ता है। इस टकराव के बाद अकात्सुकी के भीतर यह साफ हो जाता है कि यह लड़का अब सिर्फ संगठन का हिस्सा नहीं बल्कि उसकी दिशा बदलने की ताकत बन चुका है। और ज़ेत्सु दूर से ये सब देखता है क्योंकि वह जानता है कि अब कहानी सिर्फ अकात्सुकी बनाम दुनिया की नहीं रही बल्कि दुनिया बनाम उस इंसान की हो गई है जो दोनों के बीच खड़ा है। What if Naruto grown up by Akatsuki Part 4? पहली भिड़ंत के बाद नारुतो और सासुके दोनों के रास्ते बदल जाते हैं। सासुके के दिमाग में वह नकाबपोश लड़का बार बार लौटता है जिसकी आंखों में न अकात्सुकी की क्रूरता थी न कोनोहा की मासूमियत बल्कि एक ठंडा सवाल था। और उधर नारुतो अकात्सुकी के भीतर और गहराई तक उतर जाता है क्योंकि अब वो सिर्फ मिशन करने वाला सदस्य नहीं बल्कि निर्णय लेने वाला बन चुका होता है। नागातो उसे छोटे छोटे फैसलों की जिम्मेदारी देता है, किस गांव को छुआ जाए और किसे छोड़ दिया जाए, और हर बार नारुतो वही चुनता है जहां कम से कम खून गिरे। ये बात अकात्सुकी के कुछ सदस्यों को कमजोर लगती है लेकिन कोनन समझ जाती है कि यह कमजोरी नहीं बल्कि लॉन्ग गेम है। इताची चुपचाप ये सब देखता है और उसे एहसास होता है कि यह वही रास्ता है जिसे वह खुद कभी चुन नहीं पाया। नारुतो की ट्रेनिंग अब सिर्फ जुत्सु की नहीं बल्कि राजनीति की भी होती है। वह सीखता है कि कैसे गांव अपने डर से फैसले लेते हैं, कैसे नेता शांति का नाम लेकर युद्ध बेचते हैं और कैसे आम लोग हर बार कीमत चुकाते हैं। क्यूबी अब उसके भीतर शांत नहीं बल्कि सतर्क रहता है क्योंकि उसे भी समझ आ चुका होता है कि यह लड़का उसे हथियार नहीं बल्कि लीवरेज की तरह इस्तेमाल करेगा। एक बड़े मिशन के दौरान जब अकात्सुकी 5 पूंछ को पकड़ने जाती है तो नारुतो पहली बार प्लान बदल देता है। वह सीधे हमला करने की बजाय पहले उस गांव के नेताओं को बेनकाब कर देता है जिनकी वजह से युद्ध भड़का था। गांव खुद अपने कागे को गिरा देता है और जिनचुरिकी बिना लड़े अकात्सुकी के हाथ आ जाता है। ये खबर पूरी दुनिया में फैल जाती है और पहली बार लोग कहते हैं कि अकात्सुकी का तरीका बदल रहा है। उधर कोनोहा में जिराया अब पूरी तरह यकीन कर चुका होता है कि अकात्सुकी के पीछे कोई नई सोच काम कर रही है, और उसी समय उसे एक रिपोर्ट मिलती है कि वह नकाबपोश लड़ाका ब्लॉन्ड बालों वाला है और उसकी चालें मिनातो से मिलती जुलती हैं। जिराया का दिल बैठ जाता है लेकिन उसके पास अब भी कोई पुख्ता सबूत नहीं होता। कहानी उस मोड़ पर पहुंच जाती है जहां अकात्सुकी अब सिर्फ डर का नाम नहीं रह जाती बल्कि एक अनसुलझी पहेली बन जाती है, और इस पहेली के बीच खड़ा होता है नारुतो, जो न पूरी तरह अंधेरे में है न रोशनी में बल्कि दोनों के बीच खींची हुई उस पतली रेखा पर चल रहा होता है जहां एक गलत कदम पूरी दुनिया को फिर से युद्ध में झोंक सकता है। समय बीतने के साथ अकात्सुकी की पहचान पूरी दुनिया में बदलने लगती है। अब लोग उन्हें सिर्फ हत्यारे या आतंक नहीं कहते बल्कि एक ऐसी छाया मानने लगते हैं जो सत्ता के पीछे छुपे सच को उजागर कर देती है। और इस बदलाव के केंद्र में नारुतो होता है। वो अब मिशनों में आगे नहीं चलता बल्कि पीछे से धागे खींचता है। वह तय करता है कि कौन सी जानकारी बाहर जाएगी और कौन सी दबा दी जाएगी ताकि गांव आपस में लड़ने से पहले अपने भीतर झांकें। नागातो उसे पूरी छूट देता है क्योंकि उसे एहसास हो चुका होता है कि यह लड़का दर्द को फैलाने नहीं बल्कि दिशा देने में सक्षम है। कोनन नारुतो को इंसानों की मानसिकता सिखाती है, कैसे डर को शब्दों से बड़ा बनाया जाता है और कैसे उम्मीद को बिना शोर जिंदा रखा जाता है। इताची के साथ उसकी बातचीत अब कम और गहरी हो जाती है।
दोनों जानते हैं कि वे एक ही रास्ते के दो छोर हैं, एक ने खुद को अंधेरे में खो दिया और दूसरा अंधेरे को बदलने की कोशिश कर रहा है। किस्सा में नारुतो को चेतावनी देता है कि दुनिया ऐसे लोगों को माफ नहीं करती जो उसे आईना दिखाते हैं, लेकिन नारुतो बस इतना कहता है कि अगर आईना टूट भी जाए तो चेहरा तो वही रहता है। इसी दौरान अकात्सुकी के भीतर ज़ेत्सु की चालें तेज हो जाती हैं। वह नागातो को उकसाता है कि नारुतो बहुत ज्यादा सोचता है और कम डर पैदा करता है, लेकिन नागातो पहली बार ज़ेत्सु की बातों पर पूरा भरोसा नहीं करता। उधर कोनोहा में जिराया आखिरकार उस सच के बहुत करीब पहुंच जाता है जिसे उसने सालों पहले दफना दिया था। एक उजड़े हुए युद्ध क्षेत्र में उसे एक चक्र की मौजूदगी महसूस होती है जो उसे अंदर तक हिला देती है। वही गर्माहट, वही घनत्व, वही अनोखा बहाव, और वह समझ जाता है कि यह किसी और का नहीं बल्कि उसी बच्चे का है जिसे उसने कभी रेमन खिलाया था। जिराया की आंखें भर आती हैं, लेकिन वह रोता नहीं क्योंकि वह जानता है कि अगर यह बच्चा अकात्सुकी में है तो वह वहां किसी वजह से है। इसी समय सासुके फिर से नारुतो के रास्ते में आता है। इस बार कोई लड़ाई नहीं होती। दोनों एक ही छत पर बैठकर चुपचाप नीचे जलते हुए एक गांव को देखते हैं जिसे दो देशों की छुपी हुई लड़ाई ने तबाह कर दिया है। नारुतो सासुके से कहता है कि बदला किसी एक इंसान को सुकून दे सकता है लेकिन व्यवस्था को नहीं बदलता। सासुके पहली बार जवाब नहीं देता क्योंकि वह देख रहा होता है कि यह लड़का अकात्सुकी में रहकर भी वैसा नहीं बना जैसा उसे बनना चाहिए था। और कहानी यहाँ उस बिंदु पर पहुंचती है जहां कोनोहा, अकात्सुकी, सासुके और वह दफन सच एक दूसरे की ओर बढ़ने लगते हैं, जबकि ज़ेत्सु परछाई में खड़ा अपनी सबसे बड़ी चाल चलने की तैयारी करता है, क्योंकि उसे पता है कि जब इंसान सच के करीब पहुंचता है तब उसे तोड़ना सबसे आसान होता है। जैसे ही ज़ेत्सु अपनी चाल चलना शुरू करता है वैसे ही पूरी दुनिया के भीतर एक अजीब सी हलचल पैदा होने लगती है। अकात्सुकी के मिशन अब पहले जैसे सीधे नहीं रहते बल्कि जाल की तरह बिछाए जाने लगते हैं। ज़ेत्सु जानबूझकर ऐसी सूचनाएं फैलाता है जिनसे गांव एक दूसरे पर शक करने लगे ताकि नारुतो की बनाई हुई संतुलन की परत धीरे धीरे टूटने लगे। लेकिन नारुतो ये सब बहुत देर से नहीं बल्कि उसी पल महसूस कर लेता है जब अकात्सुकी के भीतर फैसले अचानक भावनात्मक होने लगते हैं। वह नागातो से खुलकर बात करता है और पहली बार कहता है कि दर्द को हथियार बनाने से पहले ये तय करना होगा कि किसे चोट लगेगी और किसे सीख मिलेगी। नागातो चुपचाप उसकी बात सुनता है क्योंकि उसे भी अब ज़ेत्सु की बातों में वह सच्चाई नहीं दिखती जो पहले दिखती थी। कोनन नारुतो का साथ देती है और कहती है कि अगर अकात्सुकी को भविष्य चाहिए तो उसे डर नहीं बल्कि दिशा देनी होगी। इसी बीच कोनोहा में जिराया अपने शक को दबा नहीं पाता और तीसरे होकागे के पुराने दस्तावेज खंगालने लगता है। उसे एक ऐसा रिकॉर्ड मिलता है जिसे कभी सार्वजनिक नहीं किया गया था, एक मिशन रिपोर्ट जिसमें लिखा होता है कि क्यूबी का जिंचुरिकी रास्ते में गायब हुआ था लेकिन शरीर कभी नहीं मिला। जिराया की सांसें भारी हो जाती हैं और उसे पहली बार यह यकीन होने लगता है कि उसका सबसे बड़ा डर सच हो सकता है। उसी समय सासुके और नारुतो की तीसरी मुलाकात होती है। इस बार दोनों आमने सामने नहीं बल्कि एक ही लक्ष्य की ओर चलते हुए मिलते हैं, एक ऐसे नेता को रोकने के लिए जो युद्ध भड़काकर अपनी सत्ता बचाना चाहता है। लड़ाई के दौरान नारुतो पहली बार सासुके के सामने अपनी असली गति दिखाता है, बिना चिल्लाए, बिना गुस्से के, सिर्फ एक ठंडी सटीकता के साथ, और सासुके समझ जाता है कि यह कोई साधारण अकात्सुकी सदस्य नहीं बल्कि वह इंसान है जो पूरे खेल को देख रहा है। मिशन पूरा होने के बाद नारुतो सासुके से सच नहीं बताता लेकिन इतना जरूर कहता है कि कुछ लड़ाइयां जीतने के लिए घर लौटना जरूरी नहीं होता। सासुके पहली बार उसे रोकता नहीं। उधर ज़ेत्सु देखता है कि उसकी चालें वैसा असर नहीं कर रही जैसा उसने सोचा था, इसलिए वो आखिरी दांव खेलने का फैसला करता है। वह अकात्सुकी और कोनोहा के बीच सीधे टकराव की योजना बनाता है ताकि नारुतो को मजबूर किया जा सके कि वह या तो अकात्सुकी चुने या अपना जन्म स्थान। और कहानी इस मोड़ पर पहुंच जाती है जहां अब छुपना नामुमकिन हो चुका होता है, क्योंकि अगला कदम ऐसा होने वाला है जो नारुतो को दुनिया के सामने ला खड़ा करेगा, न एक नायक की तरह, न एक विलेन की तरह, बल्कि एक ऐसे इंसान की तरह जिसे दोनों तरफ से अपना कहा जाएगा और दोनों तरफ से धोखेबाज समझा जाएगा। ज़ेत्सु की बिछाई हुई योजना आखिरकार रंग लाने लगती है और दुनिया के सामने वह दृश्य उभरता है जिसे सालों से टाला जा रहा था। अकात्सुकी और कोनोहा पहली बार सीधे एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं, लेकिन ये टकराव वैसा नहीं होता जैसा इतिहास ने सिखाया था। न युद्ध की घोषणा होती है, न शंखनाद, बस एक भारी खामोशी होती है जिसमें हर निंजा अपने सामने खड़े इंसान को पहचानने की कोशिश करता है। इसी खामोशी के बीच नारुतो आगे बढ़ता है, बिना नकाब के, बिना किसी प्रतीक के, और जैसे ही उसकी आंखें कोनोहा के लोगों पर पड़ती हैं वह पहली बार अपने भीतर हलचल महसूस करता है। उसे वे गलियां याद आती हैं जिन्हें उसने कभी नहीं जिया, वह झूला याद आता है जिस पर वह कभी बैठा ही नहीं, और यह एहसास उसे कमजोर नहीं बल्कि और भी स्थिर बना देता है। जिराया की नज़र उस पर पड़ते ही थम जाती है, चक्र की वही गर्माहट, वही परिचित बहाव, और वह कांपती आवाज में उसका नाम लेता है। नारुतो जवाब नहीं देता, वह सिर्फ सिर झुकाता है क्योंकि उसे पता है कि कुछ सच्चाइयां शब्दों से नहीं बल्कि मौन से स्वीकार की जाती हैं। सासुके ये सब देखकर पीछे हट जाता है क्योंकि वह समझ चुका होता है कि यह लड़ाई तलवारों से नहीं बल्कि विचारों से लड़ी जाने वाली है। ज़ेत्सु भीड़ में छुपकर अराजकता फैलाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार उसकी चाल उल्टी पड़ जाती है क्योंकि नारुतो उसके हर शब्द को पहले ही पढ़ चुका होता है। वह जोर से नहीं बोलता, बस इतना कहता है कि अगर आज यहाँ युद्ध हुआ तो जीत किसी की नहीं होगी, सिर्फ अगली पीढ़ी की हार होगी। यह वाक्य दोनों तरफ के निंजाओं को रोक देता है।
नागातो आगे आता है और पहली बार मानता है कि दर्द को दिखाने के लिए हिंसा जरूरी नहीं, और कोनोहा के नेता भी समझ जाते हैं कि जिस बच्चे को उन्होंने खो दिया था वह अब किसी एक गांव का नहीं रहा, वह एक पुल बन चुका है। ज़ेत्सु को पकड़ लिया जाता है, उसकी साजिश सबके सामने आ जाती है और पहली बार दुनिया को पता चलता है कि कितने युद्ध झूठे डर पर लड़े गए थे। उस दिन कोई जीत नहीं होती, कोई हार नहीं होती, लेकिन एक फैसला जरूर होता है कि अब शांति तलवारों से नहीं बल्कि जिम्मेदारी से बनाई जाएगी। और उसी दिन नारुतो ये तय करता है कि वह न कोनोहा लौटेगा न अकात्सुकी में रहेगा, वह दोनों के बीच खड़ा रहेगा, ताकि अगली बार जब दुनिया टूटने लगे तो कोई एक बच्चा फिर से छाया में न बड़ा हो। और इसी फैसले के साथ कहानी अपने सबसे नाजुक मोड़ पर पहुंच जाती है, क्योंकि अब नारुतो किसी संगठन का सदस्य नहीं बल्कि पूरी दुनिया की चेतावनी और उम्मीद दोनों बन चुका होता है। उस ऐतिहासिक टकराव के बाद दुनिया अचानक शांत नहीं हो जाती बल्कि पहली बार असहज हो जाती है, क्योंकि जब दुश्मन साफ न रहे तो इंसान को अपने भीतर झांकना पड़ता है। अकात्सुकी के भीतर कई सदस्य बिखरने लगते हैं, कुछ को लगता है कि उनका उद्देश्य छिन गया है और कुछ को ये समझ आने लगता है कि शायद उनका उद्देश्य कभी सही तरह से बताया ही नहीं गया था। नागातो और कोनन नारुतो के साथ बैठकर घंटों बात करते हैं, कोई आदेश नहीं, कोई रणनीति नहीं, सिर्फ ये सवाल कि अगर डर नहीं तो शांति को कैसे टिकाया जाए। नारुतो साफ कहता है कि जब तक गांव अपने बच्चों को हथियार बनाते रहेंगे तब तक अकात्सुकी जैसे संगठन पैदा होते रहेंगे, और जब तक ऐसे संगठन रहेंगे तब तक गांव खुद को निर्दोष मानते रहेंगे। ये बात नागातो को अंदर तक हिला देती है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि उसने दर्द को दिखाया तो सही लेकिन उसे भरने का रास्ता नहीं दिया। उधर कोनोहा में जिराया और काकाशी के बीच लंबी बातचीत होती है। दोनों समझ जाते हैं कि नारुतो को वापस लाना समाधान नहीं बल्कि एक और समस्या पैदा करेगा, क्योंकि वह अब किसी एक गांव की पहचान से बहुत आगे निकल चुका है। सासुके अकेले बैठकर उस दिन की हर बात दोहराता है और उसे पहली बार लगता है कि उसका बदला भी किसी और के खेल का हिस्सा था। ज़ेत्सु की साजिश सामने आने के बाद कई पुराने युद्धों के सच बाहर आते हैं, दस्तावेज खुलते हैं, झूठी जीतें बेनकाब होती हैं और आम लोग सवाल पूछने लगते हैं, और यही सवाल सत्ता के लिए सबसे खतरनाक होते हैं। नारुतो इस उथल-पुथल के बीच कहीं टिकता नहीं, वो अलग अलग सीमाओं पर जाता है, छोटे गांवों में बैठता है, लोगों की बात सुनता है और बिना कोई वादा किए आगे बढ़ जाता है। वह खुद को नेता नहीं बनने देता, क्योंकि उसने अकात्सुकी में रहते हुए देख लिया था कि नेता बनते ही इंसान प्रतीक बन जाता है और प्रतीक अक्सर सच से ज्यादा भारी हो जाते हैं। क्यूबी उसके भीतर अब शांत नहीं बल्कि सजग रहता है। वह भी समझ चुका होता है कि यह लड़का उसे आज़ादी नहीं बल्कि जिम्मेदारी दे रहा है। एक रात नारुतो एक उजड़े हुए गांव के बीच बैठा होता है जहां कभी युद्ध हुआ था। हवा में अब भी बारूद की गंध नहीं बल्कि अधूरी यादों की नमी होती है, और वह मन ही मन सोचता है कि अगर उसे बचपन में अकात्सुकी ने नहीं उठाया होता तो शायद वह भी उन लोगों की तरह सोचता जिनके हाथ में सिर्फ झंडा और नारा होता है। लेकिन उसी पल उसे एहसास होता है कि उसका रास्ता किसी सही या गलत की कहानी नहीं बल्कि एक चेतावनी की तरह है, कि जब दुनिया अपने बच्चों से मुंह मोड़ती है तो वे या तो राक्षस बनते हैं या फिर सवाल, और उसने सवाल बनना चुना है। कहानी अब उस दिशा में बढ़ने लगती है जहां युद्धों का अंत किसी अंतिम लड़ाई से नहीं बल्कि थकान से होगा, थकान लड़ने की नहीं बल्कि नफरत उठाने की। और इसी थकान के बीच नारुतो एक बीज बो देता है, ऐसा बीज जो दिखता नहीं लेकिन समय के साथ पूरी व्यवस्था की जमीन को बदलने वाला होता है। समय आगे बढ़ता है और नारुतो द्वारा बोया गया वह अदृश्य बीज धीरे धीरे असर दिखाने लगता है। दुनिया में कोई बड़ा युद्ध नहीं छिड़ता, लेकिन छोटे छोटे टकराव अब पहले जैसे नहीं रहते। सीमाओं पर तलवारें खींचने से पहले लोग सवाल पूछने लगते हैं, और यही बदलाव सबसे ज्यादा बेचैन करता है उन लोगों को जिनकी ताकत डर पर टिकी होती है। नारुतो खुद किसी संगठन का चेहरा नहीं बनता, लेकिन उसकी मौजूदगी हर जगह महसूस की जाती है। कहीं वो दो गांवों के बीच मध्यस्थ बनकर बैठा होता है, कहीं वह किसी विद्रोह को बिना खून बहाए शांत कर देता है। वह किसी को भाषण नहीं देता, बस इतना कहता है कि हर फैसले की कीमत किसी और के बच्चे को चुकानी पड़े तो वह फैसला गलत है। अकात्सुकी अब पूरी तरह बिखर चुकी होती है। कुछ सदस्य अपने रास्ते चुन लेते हैं, कुछ गुमनामी में चले जाते हैं और कुछ पहली बार अपने किए पर पछताते हैं। नागातो अपनी आखिरी बातचीत में नारुतो से कहता है कि शायद दर्द को दिखाने से पहले उसे समझना जरूरी था, और नारुतो जवाब देता है कि दर्द तब सबसे खतरनाक होता है जब उसे दिशा न मिले। कोनन एक नए प्रकार के नेटवर्क पर काम शुरू करती है जहां सूचनाएं छुपाई नहीं जाती बल्कि साझा की जाती हैं ताकि कोई ज़ेत्सु दोबारा अंधेरे में खेल न खेल सके। कोनोहा में जिराया अब खुले तौर पर कहता है कि नारुतो को वापस लाने की जरूरत नहीं बल्कि उसकी सोच को अपनाने की जरूरत है। काकाशी यह मानता है कि शायद सबसे बड़ी गलती यह थी कि उन्होंने एक बच्चे को अकेला छोड़ दिया। सासुके दूर से ये सब देखता है और पहली बार उसे लगता है कि उसका जीवन किसी एक बदले की कहानी नहीं बल्कि एक अधूरी समझ का नतीजा था। वह नारुतो से फिर मिलता है, इस बार किसी मिशन या खतरे के बिना। दोनों एक पहाड़ी पर बैठकर सूरज को डूबते देखते हैं और सासुके पूछता है कि क्या दुनिया सच में बदल सकती है।
नारुतो बिना देखे जवाब देता है कि दुनिया नहीं, लेकिन इंसान बदल सकता है और वही काफ़ी है। उसी रात क्यूबी नारुतो से बात करता है और कहता है कि इंसानों के बीच रहकर भी वह अकेला नहीं रहा। नारुतो मुस्कुराता है क्योंकि उसने पहली बार किसी को आज़ाद नहीं किया बल्कि साथ चलना सिखाया था। कहानी अब उस अंतिम चरण की ओर बढ़ने लगती है जहां कोई अंतिम दुश्मन नहीं होगा, कोई आखिरी युद्ध नहीं होगा, बल्कि बस ये परीक्षा होगी कि क्या इंसान बिना किसी डर के भी सही फैसला ले सकता है। और इसी सवाल के साथ नारुतो आगे बढ़ जाता है, बिना झंडे, बिना सेना, लेकिन उस विश्वास के साथ कि उसने दुनिया को थोड़ा सा ही सही पर सोचने का समय जरूर दे दिया है। वॉट इफ नारुतो ग्रोन अप बाय अकात्सुकी, अंतिम भाग। वक्त बहुत आगे निकल चुका होता है और दुनिया पहली बार इतनी शांत दिखती है कि लोग इस शांति से डरने लगते हैं, क्योंकि उन्हें आदत हो चुकी थी किसी न किसी दुश्मन की, किसी झंडे की, किसी नारे की। लेकिन अब न अकात्सुकी बची होती है, न कोई महान युद्ध, बस बिखरे हुए इंसान होते हैं जो धीरे धीरे सीख रहे होते हैं कि बिना डर के कैसे जिया जाता है। नारुतो अब कहीं दिखाई नहीं देता, कोई नहीं जानता कि वह किस देश में है या जिंदा भी है या नहीं, लेकिन जहां भी कोई बड़ा टकराव होने वाला होता है वहां अजीब तरह से हालात ठंडे पड़ जाते हैं, जैसे कोई अदृश्य हाथ लोगों को रुककर सोचने पर मजबूर कर देता हो। जिराया एक दिन एक छोटे से गांव में बच्चों को खेलते देखता है और उसकी आंखें भर आती हैं क्योंकि उसे एहसास होता है कि यह वही दुनिया है जिसका सपना उसने कभी देखा था। काकाशी अपने छात्रों को सिखाते हुए यह नहीं बताता कि कैसे मारना है, बल्कि यह सिखाता है कि कब नहीं लड़ना चाहिए। सासुके अपनी यात्रा के अंत में यह मान लेता है कि उसका बदला कभी उसका अपना नहीं था बल्कि दूसरों के दर्द की परछाई थी। नागातो और कोनन अब सिर्फ यादों में रहते हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी गलती और सबसे बड़ा सबक, दोनों जिंदा रहते हैं। और बहुत दूर एक ऊंची पहाड़ी पर एक आदमी खड़ा होता है। उसके चेहरे पर कोई प्रतीक नहीं, कोई निशान नहीं, बस आंखों में गहरी शांति होती है। वह नीचे फैली दुनिया को देखता है और पहली बार उसे कोई बोझ महसूस नहीं होता, क्योंकि उसने न दुनिया को बचाने का दावा किया था न उसे बदलने का। उसने बस उसे रुककर सोचने की आदत दी थी। वह आदमी पलटकर चला जाता है और हवा में सिर्फ यह एहसास रह जाता है कि कुछ लोग इतिहास में नाम बनकर नहीं रहते, वे इंसानों की सोच में घुल जाते हैं। और यही इस कहानी का असली अंत है, क्योंकि अगर नारुतो अकात्सुकी में बड़ा हुआ होता तो वह न नायक बनता न खलनायक, बल्कि वह आईना बनता जिसमें दुनिया को पहली बार अपना असली चेहरा दिखता। और उस दिन के बाद से किसी बच्चे को छाया में उठाकर हथियार बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इंसान आखिरकार यह सीख लेता कि शांति डर से नहीं, जिम्मेदारी से पैदा होती है। अगर यह कहानी आपके दिल तक पहुंची हो, अगर नारुतो का यह अलग और अंधेरे से गुजरता हुआ सफर आपको सोचने पर मजबूर कर गया हो, तो याद रखिए ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक सवाल था। ऐसे ही गहरे, भावनात्मक और अलग नजरिए वाले नारुतो व्हाट इफ किस्सों के लिए जुड़े रहिए नारुतो हिंदी वर्स के साथ। वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ कहानियाँ शोर नहीं मचाती, इंसानों को बदल देती हैं।